नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में। महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा नागरिकता से संबंधित टॉपिक है। हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता के बारे में, संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन से अधिनियम लाए गए हैं, कौन से एक्ट आए थे, और जो यहाँ पर भारत के निवासी रह रहे हैं उन्हें कब भारत की नागरिकता मिली थी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो संविधान का भाग, जैसा कि आपको पता है, संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें हमने पीछे वाली वीडियो में हमने जो है बात कर ली थी, संविधान के भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में, चर्चा करेंगे, नागरिकता से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में किस चीज का उल्लेख है? नागरिकता। एक किसी भी देश के अंदर नागरिकता अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नागरिकता, हम किसी भी देश में रह रहे हैं, हमारे लिए नागरिकता का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें किसी भी देश के हम निवासी हैं तो उससे सबसे पहली बात होती है हमारे पास वहां की नागरिकता होनी चाहिए, वहां की सिटीजनशिप होनी चाहिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ पर है। तो यहाँ पर नागरिकता के संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हमें नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है और अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इससे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं अपने। और इसमें कहा गया है कि भारत में जो नागरिकता पाई जाती है वो किस प्रकार की है। भारत की नागरिकता एकल है या दोहरी नागरिकता है? तो भारत में जो नागरिकता पाई जाती है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, इनमें अंतर क्या होता है? एकल नागरिकता मतलब पूरे भारत में एक ही नागरिकता मिलेगी आपको। आप चाहे अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हो, आप राजस्थान में रह रहे हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कहीं पे भी रह रहे हो, आप सबसे पहले भारतीय होंगे। जबकि दोहरी नागरिकता में क्या है, आपको राजस्थान की नागरिकता अलग होगी और केंद्र सरकार की नागरिकता अलग होगी। जिस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है, अमेरिका के जो प्रांत है वहां पर आपको नागरिकता अलग है, और देखा जाए तो यहाँ के अमेरिका जो खुद है यूएसए की है, वहां की नागरिकता अलग है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता मिलती है। 2019 से पहले भारत में एक राज्य में दोहरी नागरिकता थी, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन 2019 के पुनर्गठन के बाद में, राज्य पुनर्गठन के बाद में, दोहरी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। अब पूरे भारत के अंदर एकल नागरिकता मिलती है। तो प्रश्न बनता है कि भारत ने एकल नागरिकता किस देश से ग्रहण की? तो भारत ने एकल नागरिकता ग्रहण की थी, वो की थी हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन, भारत में ब्रिटेन का शासन काफी लंबे समय तक रहा था। हम ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में हमने कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे थे। एक समय आता है 15 अगस्त 1947 को, और हम इस जंजीरों से आजाद होते हैं। तो हम यहाँ चर्चा करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 में क्या चीज है। अनुच्छेद 11, अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था और उसमें पूछा था कि संसद कि भारतीयों के लिए अगर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकता है तो वो कौन बना सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या संसद? तो वहां पर आपका उत्तर था संसद। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 ये बात कहता है। हम सबसे पहले भारतीय नागरिकता नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955 लेके आए। सबसे पहले नागरिकता से संबंधित कोई अधिनियम आता है तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आता है। बाद में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, और उसके बाद 2015 और 2019 में संशोधन करके हमने नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधानों को बदला अलग अलग तरीके से। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, वो क्या कहता है, किस प्रकार कहता है। भारत की नागरिकता कितने तरीकों से ले सकते हैं? 5 प्रकार से ले सकते हैं। कौन कौन से वो 5 प्रकार हैं, एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, अगर हम बात करें जन्म से, बाय बर्थ, अगर हम देखें भारत की नागरिकता जन्म से कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
जन्म से। यहाँ पर बताया गया है कि पहला, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। यहाँ पर कहा गया है किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद भारत भूमि पर उसका जन्म हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला ये है कारण जिससे हम ये देखते हैं कि ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई है कि जो विदेशी नागरिक है या विदेशी जो राजदूत है, अगर वो भारत में रह रहे हैं, उनके पुत्र, उनके बच्चे जन्म ले रहे हैं भारत में, तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के नागरिक नहीं होंगे और शत्रु देश के अधीन भारत की भूमि है। मान लीजिए कि पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, वहां पर अगर कोई भी, वैसे वो भारत की भूमि है लेकिन वो शत्रु देश के कब्जे में है, इसीलिए वहां पर जन्म लेने वाले बच्चे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। यहां पर यह प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, नागरिकता अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया और एक बात यहां पर जोड़ी गई कि जन्म के समय उसके माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। पहले यह था कि जिसका जन्म भारत में हो जाए वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन बाद में 1986 में संशोधन होता है और एक कंडीशन रखी जाती है कि जिसका जन्म भारत में हो रहा है उनके माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए, तो उनमें से एक भारतीय होगा। आगे हम चर्चा करें वंश परंपरा के आधार से। अगर हम देखते हैं वंश परंपरा के आधार से भी भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है? 26 जनवरी 1950 के पश्चात जितने भी जन्म लेने वाले व्यक्ति है वो भारत के नागरिक हो सकते हैं यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। अगर हम कहें माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले जो भारतीय होंगे वो भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला कारण, मान लीजिए किसी के पूर्वज जो भारत भूमि पर कभी रहते थे, उनके अगर देखें, उनके जो वंशज है वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें, एक 1992 में संविधान संशोधन होता है, नागरिकता अधिनियम में संशोधन होता है और उसमें यह कहा जाता है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मान लीजिए एक माता विदेश में रह रही है और उसके पुत्र का जन्म हुआ है या पुत्री का जन्म हुआ है, तो उसके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और एक बात और जोड़ी गई कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जो बच्चा जन्म ले रहा है, तारीख थी 3 दिसंबर। और इसमें एक बात जोड़ी गई कि जो भारत की भूमि के बाहर जन्म ले रहा है बच्चा, उसको कम से कम 1 वर्ष के भीतर भीतर जो भारत के विदेश में जो राजदूत है, दूतावास है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का जन्म विदेश में हो गया, अमेरिका में हो गया या कहीं पर भी हो गया, तो उसे 1 वर्ष के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, जो भारत का विदेश में राजदूत है वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमारे ये बालक है, हम इसकी भारतीय नागरिकता चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो वहां पर क्या है, 1 वर्ष के अंदर अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये भारत की नागरिकता देने से संबंधित वंश के आधार पर इस प्रकार दी जा सकती है। अगला आता है पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी क्या हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इसमें एक कंडीशन रखी है, वो अवैध प्रवासी ना हो, भारतीय मूल का होना चाहिए और उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हो जाए। मान लीजिए कोई लड़का है और उसका विवाह, अगर देखे भारतीय क्या लड़का है और कोई विदेशी लड़की, अगर उसका विवाह भारत के लड़के के साथ हो जाता है तो वो पत्नी के रूप में भारत में आ रही है, तो उसका वहां नागरिकता मिल सकती है। अगर कोई महिला भारत में रह रही है, उसका पति विदेशी है, अगर उसका पति भी चाहे भारत में आगे रहना चाहते तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि 7 वर्ष के लिए भारत से रह रहा और 5 वर्ष, ये
पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार ले रहा है तो उसे कम से कम 7 साल तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक कौन से होते हैं? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के तहत उसकी आईडी बनी होनी चाहिए और कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। आगे बताएंगे कि ये समुद्र पारीय नागरिक क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये इसके तहत पंजीकरण कैसे होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती है, या तो वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, या वो ओसीआई, उसके पास ओसीआई कार्ड बना हुआ होना चाहिए। तो 7 वर्ष और ओसीआई कार्ड बने हुए 5 वर्ष हो जाने चाहिए, तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। अब जब वो भारत की नागरिकता ले रहा है तो कम से कम 1 वर्ष तक निरंतर भारत में होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और भी कही गई है, और जब रेगुलर वो 1 वर्ष से भारत में रह रहा है, अप्लाई कर सकता है, उसे देश के संविधान की निष्ठा की शपथ लेनी होगी, और साथ में उसे क्या करना होगा, भारत के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ बनने की शपथ लेनी होती है, और वो अपनी निष्ठा और संविधान की निष्ठा की शपथ लेता है। तो ये है पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष, अगर ओसीआई है, ओसीआई का मेंबर है, तो 5 वर्ष से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगला आता है देशीकरण। बाय नेचर कैसे हो सकता है? देशीकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। कैसे ग्रहण कर सकते हैं? विदेशी अपनी नागरिकता को स्वयं त्याग दे, उसे भारत की सभ्य संस्कृति पसंद आ गई है, और वो भारत के यहाँ के भौगोलिक वातावरण को अपना लेता है, भारत की संस्कृति को अपना लेता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे भारत की नागरिकता दे सकते हैं। वो आवेदन करने से पूर्व लगातार 1 वर्ष तक कम से कम भारत में रहते हुए होना चाहिए, और उसके बाद कुल मिलाकर 7 साल से भारत में रह रहा है। और उसके साथ ये बताइए, अगर बाय नेचर देशीकरण के माध्यम से लेता है तो लगातार 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, यानी कुल मिला के 7 वर्ष से, और लगातार 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो, प्लस संविधान की जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, उनमें से किसी एक भाषा के बारे में, उसे साहित्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। किस प्रकार दी जा सकती है? देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो ये देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अंतिम हमारा था भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन के द्वारा बाय, अगर हम ऑक्यूपाइड कर लेते हैं या किसी भी तरीके से ट्रीटी साइन कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, वो इस प्रकार है। हम यहाँ बात करेंगे, भारतीय किसी नए भूभाग का अर्जन करता है। मान लीजिए हमने 2015, मान के 2015 में हमने बांग्लादेश के साथ बस्तियों का आदान प्रदान किया था, तो बांग्लादेश से जो नई भूमि आई थी और उस क्षेत्र के अंदर जितने लोग थे वो उसे भारत की नागरिकता दी गई थी, और जो भूमि बांग्लादेश के पास चली गई थी तो वहां से भारत की नागरिकता ले भी ली थी वापस। तो यहाँ पर इस प्रकार है, तो जो भूमि भारत में विलय हो जाएगी उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5वां प्रकार है भूमि अर्जन के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इसके बाद में क्या नागरिकता का अंत भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस प्रकार हो सकता है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर हो सकता है, नागरिकता के त्याग करने पर हो सकता है, सरकार द्वारा किसी से वंचित कर दे नागरिकता से, तब भी हो सकता है। अब आप कहोगे सरकार कैसे वंचित कर सकती है? अगर आप विदेशी शत्रु देश को भारत की गुप्त सूचनाएं दे रहे हो, आप देश के साथ निष्ठावान ना होकर विदेशी शत्रुओं की सहायता कर रहे हो, तो सरकार आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। किसी भारतीय महिला के द्वारा विदेशी मूल के जो पुरुष है उसके साथ विवाह करके उसके साथ चले जाने पर उसकी नागरिकता ली जा सकती है, और अगर वो लगातार भारत से 7 वर्ष से बाहर रह रहा है तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। इस तरीके से उसकी नागरिकता का अंत हो सकता है। सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, और अभी सीईटी में प्रश्न भी आया था कि भारत की नागरिकता कितने समय तक बाहर रहने पर त्यागी जा सकती है? 7 वर्ष तक अपने आप खत्म हो जाएगी जी। इसके बाद में बात करते हैं भारतीय नागरिकता से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। हमारे जब संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को संविधान
हमारा अंगीकृत हो गया था। जब संविधान प्रारंभ हो रहा है उस समय जो प्रावधान किए गए थे, प्रावधान क्या किए गए थे? प्रावधान किए गए थे कि 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके पश्चात जो भारत भूमि पर कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा है उन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बताया है संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित, और अनुच्छेद 5 में ये चर्चा की गई है। इसके बाद अगर हम देखें अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने वाले 19 जुलाई 1948, ये कहा है कि 19 जुलाई और 1948 से पहले जो भारत में आ रहा है उसको भारत की सीधी नागरिकता दे दी जाए, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आ रहा है तो उसकी नागरिकता का संबंध किस प्रकार है, किस प्रकार दिया जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। जो बाद में आ रहा है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और 19 जुलाई 1948 से अगर कोई पहले भारत भूमि में आ गया तो उसे डायरेक्ट मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि 19 जुलाई वाला क्या चक्कर है? 19 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के अंदर एक जो नागरिकों के आदान प्रदान करने की एक तारीख निर्धारित की गई थी कि 19 जुलाई तक भारत व पाकिस्तान के नागरिक अपने इधर उधर आ जाएंगे। आपको पता है बंटवारा हुआ था, वो गदर मूवी देखी होगी, आधे लोग इधर जा रहे थे, आधे इधर जा रहे थे। अगर हम देखें 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा अगर देखिए एक प्रवास था कि एक लोग इधर से इधर जा रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, जो भारत भूमि से उठकर चला गया है पाकिस्तान, जैसे हम गदर मूवी में देखते हैं वो जो अमरीश पुरी साहब यहाँ से चले जाते हैं तो उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है, तो अनुच्छेद 7 के तहत उनकी नागरिकता खत्म हो गई थी। अमीषा पटेल यहाँ रह गई तो यहाँ उसकी नागरिकता रह गई यहाँ पर। अनुच्छेद 6 के तहत अमीषा पटेल यहाँ रह गई, और अनुच्छेद 7 के तहत अमरीश पुरी साहब वहां चले गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान। जो भारत से बाहर रह रहे हैं अगर वो चाहते हैं भारत की नागरिकता लेना, तो अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर उनके पूर्वज जो भारत की भूमि पर कभी रहते थे, जो वर्तमान में भारत भूमि पर उनका कभी जन्म हुआ था, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा कोई भी हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। विदेशों में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी के बच्चे हैं, पोते पड़पोते हैं, वो रह रहे हैं कहीं पर दूसरे यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं, और उनके दादा परदादा भारत के जैसे दिल्ली में रहते थे कभी, तो वो अगर आज वो डिमांड करे तो अनुच्छेद 8 के तहत उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकों को स्वेच्छा से अर्जित करने पर नागरिकता का न रहना। अगर हम विदेशी नागरिकता को हासिल कर लेते हैं, अनुच्छेद 9 कहता है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 9 के तहत। 9 मतलब नो, भारत की नागरिकता अगर आप छोड़ते तो आपके पास भारत की नागरिकता भी नहीं रहेगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि कुछ दशाओं में नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। मान लीजिए कोई भारत का अफसर है या कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है और वो अपनी पढ़ाई या किसी कारण से विदेश में रह रहा है, तो उसकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत बनी रहेगी। तो ये अनुच्छेद 10 बताता है कि कुछ दशाओं में भारतीय नागरिकों की नागरिकता बनी रहेगी। वो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, लंबे समय से बाहर रह रहा है, तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर अगर नागरिकता से संबंधित अगर कोई नियम बनाने हैं, कानून बनाना है, विधि बनानी है, तो वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। सीईटी भर्ती में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद में आता है दोहरी नागरिकता क्या है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई क्या चीज है? इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर का महीना था 2003 में, लक्ष्मीमल एमएल सिंघवी समिति के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने कहा कि जो विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं उन्हें दोहरी नागरिकता दी जाए। तो 2003 में 16 देशों में जो भारतीय नागरिक रह रहे थे उन्हें दोहरी नागरिकता दी गई थी। अब आप कहोगे कि ये 16 देश क्या याद करने पड़ेंगे? नहीं, 2005 में संशोधन होता है और हम यहाँ पर कर देते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को छोड़कर भारत कोई भी जो विदेश में रह रहा है उसकी भारत की नागरिकता दी जा सकती है, जो भारतीय मूल का हो। इसके बाद हम लोग 9 जनवरी को
ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि प्रवासी दिवस वगैरह मनाने की सिफारिश की थी। प्रत्येक वर्ष 7 से 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब आप कहोगे 9 जनवरी को क्या था? 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे। 9 जनवरी कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और साल था 1915 का। गांधी जी वापस आए थे तो हम प्रवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसके बाद कुछ शब्दावली है एनआरआई। एनआरआई क्या होते हैं? अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इंडियंस कौन से होते हैं? जो इंडिया में नहीं रह रहे, एनआरआई बोलते हैं। अप्रवासी होते हैं। फिर उसके भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसे पीआईओ बोला जाता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स के हैं, उन्हें पीआईओ बोला जाता है। इसके बाद में भारत के सीमा पारीय नागरिक कौन से? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसे ओसीआई के नाम से जाना जाता है। और 2005 में यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो भारत के सीमा पारीय नागरिक है उन्हें दोहरी नागरिकता दी जाएगी। एक जिस देश में वो रह रहे हैं उसकी नागरिकता और दूसरी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों में रह रहे हैं उनको नहीं दी जा सकती। बाकी कहीं पर भी भारतीय रह रहा है उसको दोहरी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये है नागरिकता के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सीधे सीधे आते हैं नागरिकता से संबंधित प्रश्न, तो इससे अच्छे तरीके से नोट कर लेना। हम एक नया टॉपिक, एक नया भाग लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।